हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम कुछ नया करने आए हैं। आज कोई लेक्चर नहीं है, आज वो सेशन है आपका जिस सेशन में हम आपके जो डाउट्स हम तक पहुंचते हैं उन सारे डाउट्स को हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। देखो, आज के लेक्चर में मैं लेक्चर तो नहीं बोलना चाहिए, आज के सेशन में मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि अभी भी आप क्या गलती कर रहे हैं हमको डाउट भेजने में। आप वो मौका छोड़ रहे हैं डाउट पूछने का जिसमें आप एक अच्छा डाउट हमसे पूछ सकते थे, ठीक है ना। तो हम पहले इन बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे, गौर करेंगे। डाउट तो जो आपके मेरे पास आ गए हैं वो डाउट तो मैं वैसे भी आपके सॉल्व करने ही वाला हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं रह गए, टेक्नोलॉजी से हम इतना ज्यादा जुड़ गए हैं कि हमें पता है यार टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है। अगर उसके बाद भी आप गलतियां कर रहे हैं लगातार तो देखो मुझे समझ नहीं आएगा कि कैसे आपको डाउट बताने हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, अपने डाउट मुझ तक भेज तो रहे हो लेकिन यही नहीं बता रहे हो, स्क्रीनशॉट भेज देते हो बस, और बताते नहीं हो कि डाउट कहाँ है। कई बच्चों ने तो पूरा पेज भेज दिया है किसी NCERT बुक का, किसी पर्टिकुलर बुक का, और पेज भेजकर सीधे बोला कि आप बताओ। अब क्या बताऊं उस पेज में मैं, उस पूरे इतने बड़े पैराग्राफ में मैं आपको क्या बताऊं। कुछ मार्क करके भेजो, कुछ नीचे रिमार्क रहता है, रिमार्क में अपना डाउट लिखकर भेजो कि सर मुझे इस पेज नंबर पर ये पॉइंट में दिक्कत है, आप मुझे बताइए ये पॉइंट क्या है। आई मेरी बात समझ में। कई बच्चे डेफिनेशन बोलने लगे हैं कि सर ये डेफिनेशन आप हमें समझा दो। अरे बेटा, ये कोई डाउट होता है क्या? आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको क्वेश्चंस फेस करने हैं। आप इस तरीके से ऐसे कोई डेफिनेशन की 4 लाइन देकर मुझसे नहीं पूछ सकते कि सर आप बता दो यार ये। मतलब ऑल्दो मैं आपको बता तो दूंगा लेकिन आप उसकी जगह कोई अच्छा न्यूमेरिकल मुझ तक भेज सकते थे जहां पर हम अच्छा डिस्कशन कर सकते थे, कुछ अच्छा कंसेप्ट डिस्कस कर सकते थे। आई मेरी बात समझ में। एनीवेज, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये डाउट सॉल्विंग सेशन चाहे आपके पास लाइव आए, चाहे आपके पास क्या आए, रिकॉर्डेड आए, आपके डाउट्स क्या मिल जाएंगे, आपको क्लियर मिल जाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास लाइव डाउट सेशन सॉल्व करने की प्रोविजन भी है, लेकिन ये आपके ऊपर है। देखो, कभी कभी बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम लाइव आ नहीं पाते हैं, तो आप रिकॉर्डेड ही डाल दिया करो, है ना, वही हमको चलेगा। तो यार वो सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है मैं अगले वाले सेशन को लाइव ले लूं, इस सेशन को मैंने रिकॉर्डेड लिया है, पिछले वाले सेशन को मैंने लाइव लिया हुआ था, है ना। तो हमने सब तरीके से ट्राई किया है, जिस तरीके से आपको बाद में सूटेबल लगेगा हम उस तरीके को क्या कर लेंगे, चुन लेंगे और उसी को फॉलो करते जाएंगे आगे तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डाउट सॉल्विंग सेशन को। पहला डाउट ये लेक्चर से ही भेजा हुआ है, किसने? मोहम्मद फजल भाई साहब ने। मोहम्मद फजल लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और हम लोग एक अच्छे कनेक्शन में हैं। जब भी मैं कुछ लाइव आता हूँ वो मुझे मिलते हैं, लाइव पर मुझसे बात करते हैं। कुछ डाउट होता है तो कमेंट में भी पूछ लेते हैं। तो मोहम्मद फजल अच्छे एक स्टूडेंट हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ते रहिए फजल भाई साहब, मजा आ जाएगा, अच्छा रिजल्ट देंगे आप, है ना। क्वेश्चन है, अ ट्रक ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट्स A and B with velocities 60 मीटर एंड 40 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मिड पॉइंट ऑफ A and B इज, मिड पॉइंट है ये C। डाउट है। अब देखो मोहम्मद फजल ने कितना सही लिखा है, डाउट। अब नीचे आप डाउट देखो, क्यों ये डाउट कहां से आया? ये फजल ने रिमार्क में लिखा हुआ था अपना डाउट। जो आपको रिमार्क लिखने को रहता है ना, वहां आपको डाउट भेजना है, डाउट बताना है। स्क्रीनशॉट लगाया आपने और आपने रिमार्क में लिख दिया कि मेरा ये डाउट है, समझ रहे हो। तो मुझ तक मेरी जो टीम है वो क्या करेगी, नीचे डाउट में आपका रिमार्क लिख देगी। अब कितना क्लियर डाउट इन्होंने पूछा है मुझे समझ में आ गया है। वो बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन में तो 60 मीटर और 40 दिया हुआ है, सर यहां A पॉइंट एंड B पॉइंट की वेलोसिटी 60 और 40 दी है, तो आपने उसे अपोजिट क्यों लिया है? आपने इधर 40 इधर 60 क्यों ले लिया है? बहुत अच्छा डाउट है, बिल्कुल सही डाउट है। तो फजल देखो, अगर मैं यहां पर 60 ले लूं, यहां पर 40 ले लूं, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस एक माइनस साइन आ जाएगा। वो माइनस साइन भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप इसी इक्वेशन को लगाओगे, v की जगह क्या हो जाएगा 40, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी 40 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब आप जानते हो कि अगर स्पीड यहां पर 60 मीटर पर सेकेंड थी, यहां पर 40 मीटर पर सेकेंड हो गई है, मतलब यहां पर स्पीड गिरी है। तो गिरी क्यों होगी? क्योंकि यहां पर रिटार्डेशन आया होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है तो यहां पर आप माइनस 2as लिख दोगे। यहां पर सेम वही चीज आने वाली है, सेम वही चीज आएगी, ठीक है ना। यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2000 आ जाएगा, माइनस 2000 इज टू माइनस 2as आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और as की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फिर से 1000 के बराबर आ जाएगी। यही चीज हो जाएगी, देखो क्लियर है ना। तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप सही बोल रहे हैं, आपका डाउट बिल्कुल सही है कि आपने यहाँ 60 क्यों नहीं लिया, यहाँ 40 क्यों नहीं लिया। अगर अपन लेते भी तो बस एक माइनस माइनस का अंतर आता, वो भी एक दूसरे को क्या कर देता, कैंसिल आउट कर देता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीके से पूछा आपने डाउट।
फजल ऐसे ही पढ़ते रहो, मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट हो तुम, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट तुम मैग्नेट ब्रेन्स को देने वाले, मैग्नेट ब्रेन्स को छोड़ो, अपने आप को देने वाले हो, अपने आप को अच्छा रिजल्ट देने वाले हो। हम आपके थ्रू, आपकी खुशी के साथ साथ हम भी खुश हो लेंगे जैसे ही आप नीट का एग्जाम दोगे, है ना। ऑल द बेस्ट फजल, ऐसे ही डाउट पूछते रहो। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए फजल का डाउट है, parachutist after bailing out falls 50 meter without friction. When parachute opens it decelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? अच्छा सर, जब पैराशूटिस्ट पैराशूट खोलेगा तो उस पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगा ना। हमको उससे मतलब नहीं है यहाँ पर फजल, हमको मतलब है इस इंसान से। किससे मतलब है? ऐसे तो बेटा पैराशूट देखोगे तो पैराशूट पे तो एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, जो रेजिस्टिव फोर्स आएगा, वो भी आप इंक्लूड करने लग जाओगे, है ना। यहाँ पर पैराशूट पे हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमारा फोकस है किस पे? इंसान पर फोकस है। किस पर? पैराशूटिस्ट पर फोकस है, पैराशूट पर फोकस नहीं है। क्लियर है? आप जो सोच रहे हैं, हो सकता है आप थोड़ा एक लेवल जाकर सोच रहे होंगे आगे, उसकी जरूरत हमको नहीं है, हमको सिर्फ आदमी को देखना है, पैराशूट को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। फजल अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे से एनालाइज कर रहे हो आप क्वेश्चन को, बढ़िया। अब जैसे यहां पर देखिए, फिर से अनुज ने पूछा है डाउट। अनुज यहां पर डाउट पूछ रहे हैं, रिमार्क पूछा होगा अनुज ने, रिमार्क में लिखा होगा तो मेरी टीम ने उसको डाउट में डाल दिया। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि रिमार्क में कुछ नहीं लिखते, सीधे स्क्रीनशॉट पेल देते हैं। अरे भाई, स्क्रीनशॉट देखकर मुझे क्या समझ में आएगा कि आपका डाउट क्या था, समझ रहे हो? हाँ, तो यहां पूछा है, सर प्लीज टेल मी दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 3 नॉट 1 बिकॉज आंसर ऑफ 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सही करना चाहूं, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको सही करना था। अगर इस क्वेश्चन को आपको सही बनाना है, दोनों चीज देख लेते हैं जो हमसे अनुज पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम ऑप्शन 3 देखें, मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट। अच्छा, प्लांक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। E क्या होता है? E का डायमेंशन होता है ml² t - 2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ h हमें निकालना है। न्यू क्या होता है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो इसका डायमेंशन होता है t - 1, ठीक है ना। तो ml² t - 2 नीचे आ जाएगा t की पावर -1 इज इक्वल टू h। t घूम के ऊपर चला जाएगा तो t की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ml² t - 2 ml² t - 2 ये घूम के ऊपर चल जाएगा तो t की पावर +1 हो जाएगा कि नहीं? तो आपको h का डायमेंशन मिलने लगा है ml², ये कितना हो जाएगा? t - 1। ये आपको किसका डायमेंशन मिला? प्लांक्स कांस्टेंट का। उसके साथ क्या लिखा हुआ है? मोमेंटम लिखा हुआ है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इज m, ये है lt - 1, ठीक, ओके। अब आप देखिए ये क्या है? मास, ये है वेलोसिटी, ये मिलकर क्या बनाता है? मोमेंटम बनाता है, ठीक है ना, ओके। तो mlt - 1 ये इसी का होगा क्या? देखो m मास, यहाँ पर वेलोसिटी होता है lt - 1, तो यहाँ पर आप मोमेंटम का देखिए डायमेंशन कितना है? mlt - 1। मोमेंटम का डायमेंशन कितना है? mlt - 1। और आप प्लांक्स कांस्टेंट का निकाल कर देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है? ml² t - 1। देखा कि नहीं देखा आपने? कैसे निकाला हमने प्लांक्स कांस्टेंट का? E इज इक्वल टू एच न्यू हमको पता था, एनर्जी इज ml² t - 2 डायमेंशन, h का हमको निकालना है, फ्रीक्वेंसी का t - 1 होता है। t - 1 में नीचे लेकर आया, ऊपर गया तो t की पावर +1 हो गया, तो ये कितना हो गया? ml² t - 1, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। देखो इनका सेम डायमेंशन है, अगर इसके ऊपर पावर नहीं होती, तो इनका डायमेंशन सेम नहीं होता है। 1/√μ0 ε0 इज नथिंग बट c। तो अगर आप देखोगे μ0 ε0 की पावर अगर आप -1/2 करोगे तो उसका डायमेंशन किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन है उसका। तो ये दोनों डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। कब? जब इसके ऊपर से आप ये पावर हटा दोगे तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, है ना। मतलब मैं लिख कर बता देता हूं कि स्पीड का एंड μ0 ε0 की पावर -1/2 इन दोनों का डायमेंशन सेम है। इनका डायमेंशन क्या है? सेम है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पावर चढ़ा दूं, इसके ऊपर मैं पावर हटा दूं, इसके ऊपर अगर मैं पावर हटा दूं ये वाली, तो फिर डायमेंशन इनका सेम नहीं होगा, ठीक है ना, ओके। तो अभी इस केस में यहाँ पर पावर है तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। इन दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। इन दोनों का डायमेंशन सेम है। टॉर्क एंड वर्क का डायमेंशन क्या है? सेम है। स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या है? सेम है। मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम नहीं है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है ना। अनुज समझ में आ गया? अनुज
समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। बहुत अच्छा डाउट पूछा है आपने, ऐसे ही मुझे बताते चला करो। अगर मुझसे कहीं कुछ हो जाता है, मतलब एरर आ जाती है, तो बिल्कुल मुझसे कनेक्ट करो, मुझे बताओ, वहीं कमेंट करो, मैं आपसे मिलता रहूंगा, टेंशन मत लो। चलो बहुत बढ़िया, इसी तरीके से फजल, अनुज पढ़ते रहो, इसी तरीके से डाउट पूछते रहो। वाह बहुत बढ़िया, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। उज्जवल मौर्य ने डाउट पूछा है। अब देखिए उज्जवल मौर्य सामने भी डाउट पूछा हुआ है। क्या? एक बड़ा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जेई 2011 का कराया है आपको। अब ये क्वेश्चन पूरा क्या कराया, क्यों कराया, हमको उससे मतलब नहीं है। यहां पर डाउट क्या है उज्जवल तुम्हारा कि सर अगर डायमीटर वैल्यू हाफ करके रेडियस टर्म पे पुट करके सॉल्व करें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको ये करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्क्रू गेज का यूज कर रहे हो। आप मुझे बता दो कि स्क्रू गेज का यूज कर रहे हो ना, पिच दी हुई है, पिच हाँ पिच दी हुई है, स्क्रू गेज का यूज कर रहे हो। स्क्रू गेज कभी रेडियस नापता है? नहीं। स्क्रू गेज डायरेक्टली क्या नापता है? स्क्रू गेज डायरेक्टली डायमीटर नापता है। आप डायमीटर को आधा करके रेडियस निकाल लेते हो, वो बात अलग है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन आपका स्क्रू गेज नापता क्या है? डायमीटर नापता है। तो आपको क्या करना है, डायमीटर के थ्रू ही आंसर को निकालना है, उसी से आंसर आपका 3.1% आ जाता है। ठीक है ना? तो ये डाउट आप अपना क्लियर कर लो कि आप जो वर्नियर कैलिपर लोगे, आप जो स्क्रू गेज लोगे, वो डायरेक्टली क्या नापते हैं? डायमीटर नापते हैं। उसको आप रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हो, डायमीटर को आधा करके रेडियस निकाल सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है, आपको डायमीटर से ही निकालनी है वैल्यू। क्यों? क्योंकि स्क्रू गेज डायरेक्टली क्या नापता है? डायमीटर नापता है। उज्जवल समझ में आया? उज्जवल समझ में आया? मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ सर, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसी डाउट पूछते रहो, इसी तरीके से पढ़ते रहो। मुझे बहुत गर्व होगा अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहोगे। मुझसे कनेक्टेड रहो, मुझसे बात करते रहो, मुझे मैसेज करते रहो, अपना क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट। फिर से उज्जवल का डाउट है। उज्जवल आपने बोला है कि सर इस क्वेश्चन में कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ तो दिया ही नहीं है, आपने 25 कहां से लिया? मैंने देखो बेटा, ये जब क्वेश्चन कराया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा यहाँ पर देखो ये डिवीजन दिख रहा है, 25वां डिवीजन दिख रहा है यहाँ पर। अभी ये देखो थोड़ा सा फेड हो रहा है, लेकिन जब मैंने आपको बताया था द सर्कुलर क्वेश्चन पढ़े अगर हम, द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन एंड पिच ऑफ 0.5 फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, मेन स्केल रीडिंग इज 2, मेन स्केल रीडिंग इज 2। अच्छा अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो डिवीजन हो रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो मैंने जब ये डायग्राम लगाया था तो यहाँ पर 25 दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसलिए 25 लिया हुआ है। अब डायग्राम को देखना है ना, या आप IIT JEE 2006 के क्वेश्चन को निकालना, आपको दिख जाएगा। IIT JEE 2006 के क्वेश्चन को निकालना आपको क्या कर जाएगा, दिख जाएगा। पक्का? हाँ सर पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए उज्जवल आपका डाउट खत्म। उज्जवल अब जैसे आपने ये डाउट पूछा है ना, ये डाउट मुझे समझ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। ये मेरा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको समझा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। मैंने आपको समझाया है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। आपने पूछा है सर इफ ओरिजिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्लेस्ड इन बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन देन विल इट बी से डिस्प्लेसमेंट। पता नहीं, ये आप शायद कुछ टाइपिंग एरर हो गई है, क्या हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये डाउट आपका नहीं समझ पाया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप रिमार्क लिखते हो तो थोड़ा जल्दीबाजी मत करो, आराम से अपने सेंटेंस को फ्रेम करो। जिन बच्चों को हिंदी में पूछना है वो हिंदी में पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, आप जो डाउट मुझ तक पहुंचाना चाह रहे हो वो इतना अच्छे से आना चाहिए कि मैं भी उस डाउट को समझ पाऊं। देखो अगर मैं किसी डाउट को नहीं समझ पाऊंगा तो पता चला मैंने फिर अपनी तरीके से कुछ समझा दिया और वो डाउट आप तक पहुंचा ही नहीं। डाउट का जो सोल्यूशन था आपको कुछ और समझ में आ गया, है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रिमार्क जब आप लिखते हो स्क्रीनशॉट के साथ, थोड़ा सोच के आराम से समझ के क्या किया करो, डाउट लिखा करो, ठीक है ना। तो उज्जवल आई एम सॉरी, मुझे ये समझ नहीं आया है आपने क्या पूछा है, तो मैं चाहता तो इसको हटा देता, लेकिन मैंने आपके सामने ये लेकर इसलिए आया कि अगर आप ये बाय चांस देखते हैं सेशन को तो आप ये समझ जाइएगा कि अगली बार अगर आप लिखें तो थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप क्या डाउट पूछना चाह रहे हैं। ठीक है उज्जवल, चलो आगे बढ़ते हैं। श्रेया श्री का क्वेश्चन है। श्रेया श्री, आप भी लगातार डाउट पूछती रहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप इस तरीके से पढ़ाई कर रही हैं। वेल, अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ऐसे ही डाउट निकालते रहोगे, ऐसे क्वेश्चंस छांटते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आप अपने साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ और मैं खुद भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं डाउट भी पूछ रहा हूँ। मतलब आप एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं अपनी मेहनत का, उठना, पढ़ना, खुद की मेहनत करना, फिर आप ऑनलाइन लेक्चर देखना, फिर उससे आप डेटा निकालना, उससे नोट्स बनाना, फिर उसके बाद खुद प्रैक्टिस करना, DPP सॉल्व करना, उसके बाद डाउट निकाल कर वापस मुझे भेजना। ये पूरा सर्कल आप कंप्लीट कर रहे हो और यही वो मेहनत होती है। श्रेयाश्री बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो। क्वेश्चन है, अ हाईली रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक A ऑफ स्मॉल मास कैपिटल M inside L is fixed rigidly onto another cubical block of B of same dimension and of low modulus of rigidity
eta such that the lower face of A completely covers the face of B. क्या? A highly rigid cubical block A of small mass capital M and side L is fixed rigidly onto another cubical block B of same dimension and of low modulus of rigidity eta. ठीक है? Such that the lower face of A completely covers the upper face of B. ठीक है? The lower face of B is rigidly held on a horizontal surface. A small force F is applied perpendicular to one of the side faces of A. After the force is withdrawn, block A executes small oscillations, the time period of which is given by. ठीक है ना? अब देखो इन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना? तो हम सोचेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. A highly rigid cubical block A of small mass M and side L is fixed rigidly onto another cubical block B. अच्छा, such that the lower face of completely was the lower face of B is rigidly. हाँ ठीक है, तो lower face of B मतलब मुझे B नीचे बनाना है. मैं नया पेज ले लेता हूँ. मुझे B नीचे बनाना है, A ऊपर बनाना है. क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है ना? ओके, रखा हुआ है. इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक बना देता हूँ मैं. नीचे B है, ऊपर A है. ओहो, सीधी लाइन ना बने कभी मुझसे, है. चलो, ये नीचे B ऊपर A, नीचे B ऊपर A. ये अपन ने क्या कर दिया भैया, इसको रिजिडली फिक्स कर दिया. क्या कर दिया? रिजिडली फिक्स कर दिया. और A के एक फेस पर परपेंडिकुलर हमने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया. तो इससे क्या होगा? देखो, ये रिजिडली फिक्स्ड है, ये नीचे रिजिडली फिक्स्ड है. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक ऐसे आके आगे डिफॉर्म हो जाएगा? मतलब कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो, कुछ ऐसा हो जाएगा. अरे यार, इतना पतला क्यों बना दिया? ऐसा था, है ना? अरे कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा. देखिए, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है ना? आगे की तरफ डिफॉर्म हो जाएगा. इसको हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन आना. क्या आना? शियर स्ट्रेन आना. ठीक है ना? मान लीजिए अगर इसकी लेंथ L है, इस ब्लॉक की लेंथ कितनी है? L है. और जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, क्योंकि इससे चिपका हुआ था, है ना, तो क्या करेगा? इसको आगे की तरफ डिफॉर्म कर देगा. तो कितना आगे चला गया भैया? इसका ये फाइबर आगे चला गया X. कितना आगे चला गया? X आगे चला गया. तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो शियर स्ट्रेन आया है वो किसके बराबर है? X/L के बराबर है. वो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, आफ्टर द फोर्स इज विड्रॉन, ब्लॉक A executes small oscillations, the time period of which is given by. The time period of which is given by. Small oscillation करने लगता है. तो यहाँ पर अगर आप, अभी आपने ऑसिलेशन मुझसे पढ़ा नहीं है शायद, पर अगर आपने कभी ऑसिलेशन पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है? SHM का फोर्स निकालना है. मतलब आपको फोर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ -kx. रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है. रीस्टोरिंग फोर्स आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ -kx, या फिर आप बोल सकते हो कैसे आना चाहिए? -m⍵² x के बराबर आना चाहिए. इस फॉर्म में अगर आपका फोर्स आ जाता है तो आप समझ लेना कि यहां पर क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है, SHM हो रहा है. ओके, मैं कहा चलो कोशिश करते हैं. मैं जानता हूं कि टाउ शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट शियर स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको इनने क्या बोला है? ईटा बोला है. जिसको इनने क्या बोला है? ईटा बोला है क्वेश्चन में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? ये आपने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ में मैंने आपको पढ़ाया. अभी तो नहीं पढ़ाया, पहले पढ़ाया हुआ है. टाउ इज इक्वल टू फाई इंटू ईटा, यानी कि जी. चलिए, इसमें फाई क्या है? शियर स्ट्रेन है. इसको आप बोलते हो शियर स्ट्रेन. दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. दिस इज शियर स्ट्रेस. दिस इज शियर स्ट्रेस. बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई. बहुत बढ़िया. ओके, आइए समझते हैं जरा. देखो, आपने F फोर्स लगाया है, किस एरिया पे लगाया है ना? क्यूब है ना, क्यूबिकल है. तो मान लीजिए एरिया क्या होगा इसका? L इंटू L, है ना? या आप ऐसा समझ लीजिए, टाउ इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. अच्छा, ये एरिया कौन सा होगा? ये एरिया होगा, आपको पता है कौन सा? ये वाला एरिया. शियर फोर्स हमेशा टेंजेंशियली लगता है. शियर फोर्स हमेशा कैसा लगता है? टेंजेंशियली लगता है ना, इस सरफेस पे. अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो इसके ऊपर यहाँ कहीं ये एरिया चाहिए पड़ेगा आपको. क्या चाहिए पड़ेगा? ये एरिया चाहिए पड़ेगा. इस पर ही शेयर फोर्स लगता है. तो F अपॉन A हो गया. चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. F/A किसके बराबर हो गया? फाई इंटू N के बराबर. ठीक है ना? ओके. अच्छा, ये फाई की वैल्यू किसके बराबर है? X/L के बराबर है. देखिए, तो F इज इक्वल्स टू A इंटू फाई इंटू ईटा. ठीक है. A की वैल्यू किसके बराबर है? L इंटू L क्यूबिकल है बॉक्स, तो एरिया कितना हो जाएगा? L का स्क्वायर. फाई की वैल्यू किसके बराबर है? X/L के बराबर इंटू ईटा. L से L कट गया, तो आप बोल सकते हो ईटा इंटू L इंटू X इज इक्वल्स टू F.
तो यहां पर जो फोर्स आ रहा है उसका फॉर्मूला आ रहा है ईटा इंटू एल इंटू एक्स के बराबर, बट वो आना चाहिए के एक्स के बराबर, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स है इसलिए माइनस लगाया हुआ है मैंने इधर, ये रीस्टोरिंग फोर्स होता तो इधर क्या लगा देता, मैं माइनस लगा देता, ठीक है ना। रीस्टोरिंग है तो इस डायरेक्शन में होगा। चलिए वेरी गुड। सो एफ इज इक्वल्स टू ईटा एल इंटू एक्स, इसको अगर हम इक्वेट कर दें के एक्स से, माइनस माइनस अगर चला गया मान लीजिए, तो हम बोल सकते हैं भाई कि ये एक्स एक्स है ना, और यहाँ पर क्या था, ईटा था। तो आप बोल सकते हो के किसके बराबर आ गया, ईटा इंटू एल के बराबर। तो हम बोल सकते हैं के इज नथिंग बट इक्वल टू ईटा इंटू एल। अब आप देखिए के की वैल्यू किसके बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू ईटा इंटू एल, ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ओमेगा स्क्वायर इज ईटा इंटू एल अपॉन एम, और ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ईटा इंटू एल अपॉन कैपिटल एम, ईटा इंटू एल अपॉन कैपिटल एम। ये आपने ओमेगा निकाल लिया, क्यों, क्योंकि आपको टाइम पीरियड चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, देखो द टाइम पीरियड ऑफ विच इज गिवन बाय, अब t इज नथिंग बट, देखो t का फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, ईटा इंटू एल, ऊपर घूम के चला जाएगा कितना, अच्छा रूट लगा हुआ है ना, रूट लगा हुआ है देखो। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ईटा इंटू एल अपॉन एम, ये घूम के ऊपर चला जाएगा तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ईटा इंटू एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अगर आपने ऑसिलेशंस पढ़ लिए हैं तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है श्रेया ने। श्रेया आई होप आपने अगर ऑसिलेशन पढ़ा है तो ही आप ये क्वेश्चन करना, अगर आपने ऑसिलेशन नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन मत करना। आप, मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे पढ़ रही हैं कि कहाँ से पढ़ रही हैं, बट आपने डाउट पूछा था तो मैंने आपको आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करके बता दिया है। लेकिन अगर आपने ऑसिलेशन ही नहीं पढ़ा होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो भी मैंने आपको डाउट सॉल्व करने के लिए बताया है उसमें। क्या बात आपको समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। देखिए ऑप्शन क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई ईटा एल, 2 पाई अंडर रूट एम बाई ईटा एल, एम बाई ईटा एल, 2 पाई अंडर रूट एम बाई ईटा एल। चलिए वेरी गुड, ये क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन। दिव्यम अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझने लायक है, बातचीत वाला क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड रिलीजेस अ बॉम्ब, एज द बॉम्ब मूव्स अवे फ्रॉम द एरोप्लेन इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन। हमेशा एरोप्लेन के क्या रहेगा, वर्टिकली बिलो रहेगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो एरोप्लेन है भाई, इस एरोप्लेन के पास इसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है जिसको आप v मान लो, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है जिसको आप क्या मान लो, v मान लो। मान लीजिए इसने यहाँ से क्या किया, एक बॉम्ब छोड़ा, ठीक है ना। ये बॉम्ब जैसे ही छोड़ा, इस बॉम्ब के पास इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी ux कितनी है, v है ना, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल 0 है ना। जैसे जैसे बॉम्ब नीचे गिरता जाएगा, है ना, इसके पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी आती जाएगी, बट इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी वही रहने वाली है जो पहले थी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वही रहने वाली है जो पहले थी, और वो किसके बराबर है, एरोप्लेन की वेलोसिटी के बराबर। तो जितनी देर में एरोप्लेन आगे की तरफ जाएगा उतनी देर में ही ये बॉम्ब भी कहां पहुंच जाएगा, आगे की तरफ पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बॉम्ब के पास भी एक्स डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी है जितनी एरोप्लेन के पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। आई मेरी बात समझ में। तो जैसे जैसे एरोप्लेन आगे जाता जाएगा वैसे वैसे उसके नीचे की तरफ, एरोप्लेन के नीचे की तरफ हमेशा आपको बॉम्ब दिखाई देता रहेगा, क्योंकि एरोप्लेन और बॉम्ब साथ में ही ट्रैवल करेंगे, साथ में ही ट्रैवल करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया इस बॉम्ब के पास जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और जो एरोप्लेन के पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दिव्यम नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा काल्हेर जी का क्वेश्चन है। पूजा काल्हेर है ना, जी बोलूंगा तो फिर वो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो अपन तो अपने वाले हैं ना। पूजा काल्हेर का क्वेश्चन, ऐसा बोल सकता हूँ पूजा में, है ना, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड थीटा इज दी स्मॉलर एंगल। ये तो यार आपने वेक्टर में मुझसे पढ़ा होगा, ये तो मैंने वेक्टर में प्रूफ कराया है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, बस कुछ भी नहीं है, आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अरे समझिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो यार, अगर एक वेक्टर ये है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, लेकिन आपको किसको जोड़ना है, माइनस ऑफ बी वेक्टर। मान लीजिए इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, आपको लेकिन किसको जोड़ना है, माइनस ऑफ बी वेक्टर को जोड़ना है। व्हाट इज माइनस ऑफ बी वेक्टर, दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, खत्म बात। आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता हुआ है, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस
ट्वाइस ऑफ ए बी, एंगल कितना आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो बदल जाएगा। अरे हाँ की ना, ये बदल जाएगा क्या, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा होता है। पक्का 180 के साथ बदलेगा नहीं, माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो आगे कितना आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सिंपल सा तो था यार ये ए स्क्वायर, ये तो मैंने आपको वेक्टर में सबसे पहले पढ़ाया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, माइनस 2ab cos थीटा। लो आ गया, क्लियर है। हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते हैं, मतलब माइनस ऑफ बी वेक्टर को जोड़ते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है फजल ने। फजल बोल रहा है कि सर आपने यहाँ पर टाइम सेम क्यों रख दिया। देखो फजल वो बोल रहा है कि आखिरी सेकंड में आपने जो फॉर्मूला रखा है टाइम यूज यू अपॉन जी का, इस टाइम से आप फॉर्मूला अगर निकालोगे, इस फॉर्मूले को रखकर आप टाइम निकालोगे तो टाइम आप टोटल निकाल लोगे। हमको टोटल टाइम से मतलब नहीं है, हमको टीएथ टाइम से मतलब है कि टीएथ टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो टीएथ टाइम हमने निकाला और उसी टीएथ टाइम को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसलिए हमको उस दूसरी इनिशियल वेलोसिटी से हमको डिस्टेंस पता चल पाई। आप यू बाई जी से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको टोटल टाइम से मतलब नहीं है, आपको टीएथ टाइम से मतलब है। चलो नेक्स्ट। अब आप देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन मुझे भेज देते हो, यूसरा, शफीक, आप ऐसे क्वेश्चन भेज देते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आता इसमें आपको बताना क्या है। आपने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल एन पाई प्लस थीटा वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 विल रिमेन सेम। अब इसमें क्या, आप नीचे आपने रिमार्क में भी कुछ लिख कर नहीं दिया, तो मैं कैसे समझूंगा कि आप पूछना क्या चाहते हो। ये तो आपने स्टेटमेंट दे दिया सीधे सीधे, ऐसा मत किया करो, रिमार्क में लिख कर मुझे भेजा करो कि आपका डाउट है क्या। नेक्स्ट। अब ये देखिए श्रेया, आप इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रही हो, फिर आपने एकदम से ये भेज दिया और यहाँ देखिए डाउट क्या है आपका, आपने रिमार्क में क्या लिखा है, मोशन। अब मैं क्या समझूं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आपने कटिंग भेज दी है कुछ मुझे, अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं बेटा। ऐसा मत करो, कम से कम रिमार्क में पूरा क्वेश्चन लिख कर भेजो कि सर ये डाउट है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको समझा पाऊंगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी फिर मुझे समझाने में बेटा, ठीक है। आगे अब जैसे सनुष्या है, सनुष्या जी देखिए, सनुष्या जी समझिएगा इस चीज को कि आप अ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर यूज्ड इन अ मैथमेटिक्स। अभी अंग्रेजी है, इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हो, लेकिन मैं जो आपको समझाऊंगा आप उस पर ध्यान देना। द वैल्यूज ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर यूज्ड इन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड आर हैविंग सेम पावर। द क्वांटिटी दैट शुड बी मोस्ट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन मेजरमेंट। देखो जो क्वांटिटी जितनी ज्यादा छोटी होती है मैग्नीट्यूड में, है ना, उतनी ही ज्यादा वल्नरेबल होती है। मतलब जैसे अगर मान लो मैं आपको एक क्वांटिटी दे दूं 2 लाख मैग्नीट्यूड है इसका, 1 2 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, इसमें मैं जोड़ दूं 0.2 ना, या ऐसा जोड़ दूं 0.2, सीधा 0.2 जोड़ दिया मैंने, है ना। तो 2 लाख में अगर आप 0.2 जोड़ देते हो तो कुछ अंतर पड़ता है क्या, नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास एक वैल्यू है 0.1, है ना, इसमें मैं अगर 0.2 जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा 0.3। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सिग्निफिकेंट चेंज आया कि नहीं आया, अच्छा खासा चेंज आ गया। हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो वही बोल रहा है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होती है। द क्वांटिटी दैट शुड बी मोस्ट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन मेजरमेंट इज द वन हैविंग स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट होता है वो ज्यादा प्रिसाइज होती है, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू की प्रिसाइज वैल्यू आप नहीं बता सकते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थिकनेस ऑफ अ पेंसिल मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट दिया है आपको, लीस्ट काउंट आपको दिया है 0.001 सेंटीमीटर का। ओके, कम्स आउट टू बी, स्क्रू गेज है इसलिए। ओके, रीडिंग आपको दी गई है कितनी, 0.802 सेंटीमीटर की, ठीक है। परसेंटेज एरर आपसे पूछा गया है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इज नथिंग बट डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 ना। रीडिंग आपकी ये आई है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, इसको यहाँ पुट कर दो। अच्छा, मिनिमम इनएक्यूरेसी क्या हो सकती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम इनएक्यूरेसी क्या हो सकती है, उसके लीस्ट काउंट के बराबर, है ना। छोटी से छोटी इनएक्यूरेसी क्या हो सकती है, वो हो सकती है उसके लीस्ट काउंट के बराबर। तो यहां पर देखिए इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो आप बोलोगे यहां पर एरर कितनी हो सकती है 0.001 की, और यहां पर जो आपने वैल्यू निकाली है वो है 0.802। आप इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.125 सेंटीमीटर, ठीक है, आ जाएगा कितना 0.125 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, सृष्टि का क्वेश्चन है, सृष्टि भारद्वाज का। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर एक और ए ये है, थीटा एंगल है मान लीजिए दोनों के बीच का। अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल लोगे। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ए
का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, है ना। ये मैंने आपको कितनी बार सॉल्व कराया भाई, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड सेम है तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आपने यहां से कॉमन निकाल लिया क्या, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या डाल दिया, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस कॉस थीटा बचा। अब जरा देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा, या मैं लिखूं इसको कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला याद है क्या, हाँ सर याद है। अच्छा, यहां पर इसको लेकर आओ, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ देखिए यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, अगर मैं यहाँ पर थीटा कर दूं तो क्या यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं हो जाएगा, आधा हो जाएगा एंगल, हाँ सर। तो देखिए कॉस थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आइए अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 हो गया 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट में डाला 4 और ए बाहर निकल आएगा रूट के, क्या बचेगा 2 और ए कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा बाय 2, तो ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा बाय 2, ये आ गया फॉर्मूला, आ गया जनरलाइज फॉर्मूला। बहुत बार सॉल्व कराया मैंने, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, यहां से 2 बाहर मल्टीप्लाई किया, ये 4a स्क्वायर हुआ, इसको रूट से बाहर लेकर आए तो ये कितना हो जाएगा 2a, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को बाहर लेकर गए तो ये कितना हो गया कॉस थीटा बाय 2। सृष्टि समझ में आया, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अ व्हील ऑफ रेडियस, ये भी मेरी क्लास का क्वेश्चन है। सरगुन ये भी मैंने आपको मेरी क्लास में कराया हुआ है, शायद आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा अच्छे से। देखो ये भी पकड़ में आ जाता है, अगर आप मेरे लेक्चर नहीं देख रहे हो, इससे आप समझ गए, मुझे समझ में आ गया है कि आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने लेक्चर में कराया है। आइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझते हैं। देखो, एक जमीन है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं। हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ द व्हील है जो इनिशियली कॉन्टैक्ट है पॉइंट पी, इसको हाफ रेवोल्यूशन हम आगे लेकर जाते हैं। हाफ रेवोल्यूशन मतलब ये घूमकर कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हाफ रेवोल्यूशन हम इसको आगे घुमाकर लेकर गए तो ये पॉइंट घूमकर कहां आ गया, पी, तभी तो हाफ रेवोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अगर एक पूरा रेवोल्यूशन हो जाता तो ये कितने आगे चला जाता, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, 2 पाई आर के बराबर, लेकिन ये आधा ही रेवोल्यूशन घूमा है, मतलब ये पी पॉइंट, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाई इंटू आर के बराबर, पाई इंटू आर के बराबर ये डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। लेकिन आपका ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इनिशियली वो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो वो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, ठीक है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आपसे, वो कितना होगा। आपको ये डिस्टेंस पता है पाई आर, आपको ये डिस्टेंस पता है 2r, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, इसको p डैश मान लो, है ना। तो आपको p डैश निकालना है, तो p डैश इज नथिंग बट अंडर रूट पाई आर का होल स्क्वायर, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 2 2 4 आर का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 2 2 4 आर का स्क्वायर। तो पी डैश किसके बराबर आ गया, पी डैश इज नथिंग बट इक्वल टू, क्या कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, पाई स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखिए आर की वैल्यू है 1 मीटर के बराबर, उसने बोला है, रेडियस की वैल्यू 1 मीटर के बराबर है, तो बाहर निकल जाएगा रेडियस रूट के, अंदर क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 4, और रेडियस की वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 4, खत्म बात। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, तो आंसर कितना आ गया, अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। मतलब ये आपने क्लास नहीं देखी मेरी, ये क्लास आपने मेरी डिस्प्लेसमेंट की नहीं देखी। अब ये अनुष्का सिन्हा का क्वेश्चन है। अनुष्का, हाय, कैसी हैं आप? डाउट है आपका, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। देखिए
इसका आंसर तो वैसे 0 है ना। अगर आपको रिलेशन याद रखना हो तो आप रिलेशन याद रख सकती हैं। सिंपल सी बात है यार, देखो एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब आप जोड़ोगे तो इसका एक रिजल्टेंट निकल कर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर किस प्लेन में है? ये उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, मतलब इस बोर्ड के प्लेन में है। आई मेरी बात समझ में? हाँ। इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ। अब आप देखो ए वेक्टर का अगर मैं बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराता हूं, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराता हूं, तो सी वेक्टर निकल कर आएगा जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है। सी वेक्टर निकल कर आएगा जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक, अब वो बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। ए वेक्टर को जब आपने बी वेक्टर से जोड़ा तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला, मिला कि नहीं मिला? हाँ, जो कि किस प्लेन में है? जो इस बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है ना। ए वेक्टर को बी वेक्टर से आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपको सी वेक्टर मिला। ये सी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी, बी वेक्टर के भी, और यही परपेंडिकुलर होगा रिजल्टेंट वेक्टर के भी। क्यों? क्योंकि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में। ए वेक्टर, बी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट, तीनों एक ही प्लेन में है, लेकिन ए क्रॉस बी का जो वेक्टर बन रहा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। आई मेरी बात समझ में? तो ये सी वेक्टर जो परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप कराओगे तो आंसर कितना आएगा? 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। आंसर होगा इसका 0। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अनुष्का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिव्या का क्वेश्चन है। दिव्या आप पूछ रही हैं, a chain consisting of 5 links each with mass 100 gram is lifted vertically with a constant acceleration of 4 meter per second square as shown in the figure. Force applied by link B on link C. B और C के बीच में फोर्स अप्लाइड कितना है? तो अगर हम बात करें B के नीचे वाली लिंक्स की, सुनना मेरी बात, मैं जानता हूं कि यहां पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा B और C के बीच में, यहां पर एक रिएक्शन फोर्स लगने वाला है। हाँ सर। और CDE का नीचे की तरफ क्या लगने वाला है? टोटल वेट लगने वाला है। ये बात समझते हो कि नहीं समझते? हाँ सर समझते हैं। और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा लिंक क्या कर रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। हाँ कि ना? R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, m की वैल्यू m कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? g प्लस ए। चलिए m की वैल्यू कितनी है? 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg, यानी कि 1/10 kg। ब्रैकेट में g की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 4। आई मेरी बात समझ में? हाँ कि ना? हाँ सर। तो 14/10, तो आप यहाँ से बोल सकते हो रिएक्शन की कितनी वैल्यू आ गई? 14/10 यानी कि 1.4 न्यूटन। 1.4 न्यूटन। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है? 1.4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दिव्या। क्लियर? पक्का? जी सर एकदम पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एक्सप्लेन। अरे यार ये तो क्या, ओहो इतनी बेसिक्स बात। तुम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कि 1 रुपए में 100 पैसे ही क्यों होते हैं? ऐसा मत करो ना यार। ये कोई क्वेश्चन कोई पूछने वाला है क्या? हाँ ना? मतलब नाम तो आपका बड़ा अच्छा है, हाँ ना? जैन, ओके वेरी गुड। आइए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के लिए घड़ी 2 बार घूमती है। घड़ी का घंटे का कांटा 2 बार घूमता है, 2 बार पूरे चक्कर लगाता है, मतलब 720 डिग्रीज कंप्लीट करता है। अरे भैया एक राउंड में कितने डिग्री कंप्लीट होते हैं? 360 डिग्री। एक राउंड में 360 डिग्री कंप्लीट होते हैं, तो 2 राउंड में कितने हो जाएंगे? 720 डिग्री। ठीक है ना? और घड़ी में कितने कांटे, कितने डिवीजन होते हैं? 12 डिवीजन होते हैं। एक 24 घंटे के लिए कितने डिवीजन होते हैं? घड़ी में 12 डिवीजन होते हैं, है ना? तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आंसर है 16 मिनट। तो इसलिए 1 डिग्री में क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है दीक्षा का। दीक्षा बोल रही है कि सर ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स ई की पावर x साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। अच्छा निकालते हैं, आओ। कुछ नहीं करना है, सेट बना लो। पहले मैंने x ई एक्स को सिंपल रख दिया, किसको डिफरेंशिएट किया? साइन x को। x ई एक्स को एज इट इज रख दिया, साइन x का डिफरेंशिएशन किया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। फिर क्या किया मैंने? x को, साइन x को एज इट इज रख दिया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, वो कितना होगा? e की पावर x प्लस, फिर मैंने e की पावर x और साइन x को एज इट इज रख दिया, किसका डिफरेंशिएशन किया? x का, वो हो जाएगा 1। तो दिस इज योर आंसर। कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या आ जाएगा? e की पावर x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x cos x प्लस x sin x
प्लस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, क्लियर है? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है दीक्षा, डरना नहीं है क्वेश्चन से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया। लीचा ने कहा सर ड्यू टू योर हार्ड वर्क वी आर फीलिंग वेरी वेल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द फिजिक्स, योर वीडियोस हेल्प मी अ लॉट टू इंप्रूव माय सेल्फ, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सर, but sir I have a query that why are you 3 time multiplication in this solution, please tell me what is the reason behind it, I shall be thankful to you। रीजन कुछ नहीं है बेटा, अगर 4 होता तो हम 4 सेट बनाते, 1 2 3 को एक साथ रखते, चौथा का डिफरेंशिएशन करते, फिर हम 3 को एक साथ रखते, चौथे का डिफरेंशिएशन करते, फिर हम 3 को एक साथ रखते, चौथे का डिफरेंशिएशन करते। दिस इज दी प्रोडक्ट रूल, ऐसे ही करते हो आप, है ना, प्रोडक्ट रूल में आप ऐसे ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ऐसे देखो, आप यहाँ पर रुद्रेश, थैंक यू सो मच कि आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, बट रुद्रेश आप डाउट अगर पूछेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन मुझे भेज पाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे बहुत खुशी है कि आपके 94.72% आए हैं। ऐसे ही बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब आप, यही बात मैं आपसे कर रहा था। देखिए रिया, आपने मुझे क्या किया, एनसीईआरटी के इस पेज का फोटो भेज दिया है और आप देखिए अपना डाउट नहीं पूछ रही हैं। आप यहाँ लिख रही है मैग्नेट ब्रेन्स इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको डाउट भेजना है, बताना है कि आपको इस पेज में क्या समझ में नहीं आया। अब मैं कैसे समझूं, आपने कुछ मार्क भी नहीं करके दिया है, मैं कैसे समझूंगा कि आपको क्या पूछ रहा है इसमें। आपने बस फोटो भेज दिया, ऐसा मत करो। कम से कम डाउट भी तो बताओ कि आपको इस पेज में डाउट कहां है, ऐसा मत करो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ, सृष्टि का क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्री चूजन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। इसका मतलब ये है कि आपको कंपेयर करना पड़ता है। यूनिट आप उसी चीज को बनाते हो जिससे कंपैरिजन हो पाए। यूनिट का मतलब होता है कंपैरिजन। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 200 केजी कितना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 200 केजी कितना होता है, तो आप मुझे पता है कैसे बता सकते हो। आप बोल सकते हो 200 केजी हो सकता है 4 एलिफेंट्स के बराबर, 4 एलिफेंट्स के बराबर। तो ये क्या है, दिस इज योर यूनिट। आप क्या कर रहे हो, 200 केजी को कंपेयर करके बता रहे हो यूनिट से। आई मेरी बात समझ में? तो यहीं पर लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, है ना। ये मैंने एग्जांपल लिया, एलिफेंट कोई यूनिट नहीं है। लेकिन आप ये देखो, वेट 200 केजी को अगर आपको डिफाइन करना था तो आपने एक यूनिट बनाई एलिफेंट और उससे कंपेयर किया कि भैया 4 एलिफेंट के बराबर होता है 200 केजी। तो यूनिट क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिससे आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो। एक ऐसी चीज होती है, क्वांटिटी नहीं होती, एक ऐसी चीज होती है जिससे आप कंपेयर करते हो। ये है इस डेफिनेशन का मतलब, ठीक है ना। ओके, तो मेरे हिसाब से आपने जितने क्वेश्चन मुझे भेजे थे मैंने सब कुछ, खुशी यादव के क्वेश्चन मुझे कम दिखे हैं। खुशी पढ़ नहीं रही हो क्या, कहाँ चली गई हो? खुशी के क्वेश्चन मुझे कम दिखे हैं। फजल अच्छा पढ़ रहे हैं, फजल पढ़ते रहिए। रहीम आलम कहाँ है, रहीम आलम मुझे दिखे नहीं है। सृष्टि भरद्वाज आप ऐसे पढ़ते रहें, रुद्रेश पढ़ते रहें, रिया ऐसे ही पढ़ते रहें, थैंक यू वेरी मच। आप डाउट पूछ रहे हैं, दीक्षा ऐसे ही पढ़ते रहें, आहाना ऐसे ही पढ़ते रहें, और कौन है, अनुष्का ऐसे ही पढ़ते रहे, सरगुन ऐसे ही पढ़ते रहे, है ना। बहुत सनुष्या ऐसे ही पढ़ते रहें और डाउट भेजिए। श्रेयाश्री ऐसे ही पढ़ते रहें, है ना। तो हम नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग सेशन में आपसे मिलेंगे। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE को सब्सक्राइब करके, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं, लेक्चर नहीं सेशन को खत्म, मिलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग सेशन में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।